सुप्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीतिका के पाठ 9 का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। पाठ 9 शब्द रचना उपसर्ग एवं प्रत्यय खोलते हैं। सर्वप्रथम कॉपी में उपसर्ग की हेडिंग बनाएंगे और उसके नीचे जो लाइन लिखी हुई है डबल इन्वर्टेड कामा में और अंडरलाइन में, उसको लिखते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे शब्दांश, मूल शब्द, संयुक्त शब्द और उसका अर्थ, ये चारों हेडिंग डालने के बाद से हम प्र शब्दांश यानी कि उपसर्ग से लिखते हैं। प्र बल, संयुक्त शब्द हुआ प्रबल, जिसका अर्थ होता है बहुत बलवान। उसके बाद दूसरा जो है उपसर्ग है यानी कि शब्दांश है दुर, मूल शब्द है बल, संयुक्त शब्द बना दुर्बल, जिसका अर्थ होता है कमज़ोर। इसी प्रकार से हम इसमें से 3 जिसको कि मैंने टिक मार के दिया है उसे आप कॉपी में लिख लेंगे। तत्पश्चात हम अगला हेडिंग डालते हैं उपसर्गों के प्रकार और इसके अंतर्गत लिखते हैं हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्गों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये पूरी लाइन कॉपी में लिखने के पश्चात नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के गति शब्द, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, इन सभी को लिखने के पश्चात नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं संस्कृत के उपसर्ग और इसमें पूरी लाइन जो है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, पूरा लिखने के बाद जो है उपसर्ग, अर्थ और उसके उदाहरण में देखिए यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। इसमें से आप 3 लिख सकते हैं या चारों के चारों लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। इस पर मैंने जो है यहाँ पर देखिए मैंने टिक लगा दिया है अति, अधि, अनु, अप। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर अभि, आ, उप, निर, प्र, वी, सु इत्यादि को मैंने टिक लगाया है। ये जो मैंने देखिए साइड में लिखा हुआ है, टिक वाले कॉपी में करना है, शेष पुस्तक से याद करना है। ये उपसर्ग हैं आपके अति, अधि, अनु, अप। इनके अर्थ भी दिए गए हैं। निर का मतलब होता है बिना, यानी कि निर्धन, निर्दोष, निर्भय, निरपराध। प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक, प्रसिद्ध, प्रगाढ़, प्रबोध, प्रगति। ऐसे हैं। इनमें से हम जो है किन्हीं टिक लगाए गए चीज़ों को कॉपी में करना है, शेष पुस्तक में करना है। दूसरा हेडिंग हम डालते हैं संस्कृत के गति शब्द। इसमें भी पूरी की पूरी लाइन जो है वो आपको कॉपी में लिखनी है। जैसे हिंदी में संस्कृत के कुछ ऐसे शब्दांश भी आ गए हैं जो वास्तव में उपसर्ग नहीं है, लेकिन वे हिंदी में उपसर्गों की तरह प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दांशों को संस्कृत के गति शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे शब्दांश दिए जा रहे हैं, ये लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें मैंने टिक लगा दिया है। जो टिक लगाया है उसे कॉपी में करना है, देखिए मैंने लिख करके दिया है, और शेष जो है बुक से याद करना है। तत्पश्चात जो है हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में यहाँ भी पूरी लाइन लिखेंगे। हिंदी के अपने उपसर्गों की संख्या कम है। हिंदी के अपने प्रमुख उपसर्ग इस प्रकार हैं। इनमें देखिए मैंने लिख के दिया है, पूरा कॉपी में करना है। इसमें से सारे के सारे जो है कॉपी में करने हैं, लेकिन जो उदाहरण में 4 शब्द दिया है उनमें से 2 या 3 मैंने 3 के लिए इंडिकेट किया है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 3 लिखेंगे। तत्पश्चात जो है आते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा हेडिंग है। इसके अंतर्गत जो है सारी लाइनें, हिंदी काफ़ी समय से अरबी फारसी के संपर्क में भी रहा है, इसलिए इन भाषाओं के कुछ उपसर्ग जो है हिंदी प्रचलन में आ गए हैं और हिंदी में प्रचलित अरबी फारसी के उपसर्ग निम्नवत हैं। इनमें पूरा का पूरा जो है आपको कॉपी में करना है। तत्पश्चात अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। इसमें भी पूरी लाइन लिखने के पश्चात हिंदी में
बहुत थोड़े से उपसर्ग अंग्रेजी के भी प्रयोग हुए हैं जो इस प्रकार से हैं। इसमें पूरा का पूरा जो है आपको कॉपी में लिखना है। तत्पश्चात हम आते हैं प्रत्यय। हाँ, यहाँ देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग में चीफ वर्ड जो है वो अंग्रेजी का है और जिसका अर्थ होता है मुख्य। अब इससे बन गए हैं शब्द चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर इत्यादि। जनरल, ये भी अंग्रेजी शब्द है, इससे बन गया है आपका मुख्य। जनरल मैनेजर। हाफ का मतलब होता है हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ निकर, हाफ प्लेट। हेड का मतलब होता है प्रधान, जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस इत्यादि। ये सारे जो है कॉपी में लिखने हैं। तत्पश्चात हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय के नीचे जो है मैंने आपको डबल इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन करके वर्ड दिया हुआ है, वो हिंदी की डेफिनेशन है, प्रत्यय की डेफिनेशन है। प्रत्यय हेडिंग डालने के बाद इसको लिखेंगे। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है मूल शब्द, शब्दांश और नया शब्द दिया हुआ है। इनमें से 4 या 5 आप कॉपी में करेंगे। फिलहाल मैंने 4 को टिक लगा करके आपको दिखाया है। तत्पश्चात जो है याद रखिए, यह याद रखने वाली चीज़ है, कॉपी में नहीं करना है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं प्रत्यय के भेद। हिंदी में 2 प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लिखने के पश्चात हेडिंग डालेंगे कॉपी में कृत प्रत्यय और इसके अंतर्गत लिखते हैं वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूपों के अंत में जुड़कर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से बने यौगिक शब्द को कृदंत कहते हैं। और जैसे लिख करके इसमें 3 उदाहरण हैं। पढ़ मूल शब्द है, आई प्रत्यय है और इसका जो नया शब्द बना वो है पढ़ाई। तत्पश्चात नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। ये हेडिंग डालने के बाद से आप जो है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, ये सभी लिखने के पश्चात से हेडिंग डालते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। और हेडिंग डालने के पश्चात इसके अंतर्गत लिखिए, पूरी लाइन मैंने अंडरलाइन की है, लिखेंगे कॉपी में जिन प्रत्ययों से क्रिया को करने वाले कर्ता का पता चलता है उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक प्रत्यय है, अक प्रत्यय से बनता है शब्द धावक। धावक बोलने का मतलब होता है कि यह किसी कर्ता शब्द को इंगित कर रहा है। धावक यानी कि दौड़ने वाला, दौड़ने वाले को क्या कहते हैं? धावक। आक तैराक, तैरने वाले को क्या कहते हैं? तैराक। तो ये सभी जो शब्द हैं, शब्द प्रत्यय प्रयुक्त होने के बाद जो शब्द बन रहे हैं वो शब्द जो है किसी कर्ता को इंगित कर रहे हैं, कर्ता का पता चल रहा है। यहाँ पर भी जो है हम कोई 3 उदाहरण कॉपी में लिखेंगे। तत्पश्चात हम आते हैं कर्मवाचक प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से कर्मवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप, यहाँ पर देखिए एक ही पेज पर जो है 2 नंबर बना करके किया गया है, प्रत्यय शब्द रूप, फिर उसके बगल में भी लिखा हुआ है प्रत्यय शब्द रूप। तो ये दोनों जो है अलग अलग हैं। पहला प्रत्यय है हुई, लिखी हुई, देखी हुई, औना, बिछौना, खिलौना। इन जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप लिखी हुई जो चीज़ है ये किसी कर्म को संकेत कर रही है, कर्म को बता रही है। बिछौना यह किसी कर्म को बता रही है। खिलौना ये कर्म को प्रकट कर रही है। नी से बना है चोरनी, ओढ़नी, ये क्या है? कर्म को इंडिकेट कर रहे हैं। इस प्रकार से ये चारों के चारों एग्जाम्पल जो है हम कॉपी में लिखेंगे। तत्पश्चात हेडिंग डालते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय।
और इसके अंतर्गत जो है पूरी लाइन मैंने अंडरलाइन करके लिखी है, ये सारी कॉपी में लिखेंगे। जिन प्रत्ययों से क्रिया के साधक या करण का पता चलता है उन्हें कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। साधक मतलब साधन। जैसे प्रत्यय शब्द रूप ई बोली, रेती फांसी, अन्न से झाड़न बेलन, ना से खाना जीना ढकना, नी से सूंघनी कतरनी। अब देखिए रेती, रेती का मतलब जो होता है किसी चीज़ को रगड़ करके काटना, यह साधन है। रेती एक ऐसी वस्तु का नाम है जिससे हम किसी चीज़ को रगड़ करके काटते हैं। बोली, बोली जो है यह बोलने का साधन है, ठीक ना। झाड़न, झाड़ने वाला, बेलन, बेलने वाला, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये आपके कर्णवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इनमें से ये चारों के चारों एग्जाम्पल जो है यानी कि पूरा कॉपी में लिखेंगे। तत्पश्चात हम आते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। इसकी हेडिंग डालने के बाद से हम लिखते हैं, पूरी लाइन अंडरलाइन करके रखी है मैंने। जिन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप, प्रत्यय शब्द रूप 2 बार लिखा हुआ है तो इसको जो है डिवाइड करके कर दिया है, ये अलग अलग हैं। आव, आव से होता है चढ़ाव बहाव, आवा से पछतावा भुलावा, अवती से मनौती चुनौती, ठीक है। अन से मिलन चलन बनावट लिखावट, मिलान तूफान। ये जो शब्द है इनको पढ़ने के बाद से हमें स्पष्ट हो रहा है कि ये भाववाचक संज्ञाओं की ओर, भाववाचक संज्ञाओं की तरफ जो है बता रहे हैं, भाववाचक संज्ञाओं का बोध करा रहे हैं। अतः ये जो हैं भाववाचक संज्ञाएं भाववाचक कृत प्रत्यय हैं। आव, आवा, अवती, ये सब जो हैं भाववाचक कृत प्रत्यय हैं। तत्पश्चात आते हैं हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से क्रियावाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ना, ना जो है एक ऐसा प्रत्यय है, शब्दांश है, जिसको शब्द के साथ जोड़ने पर रहना, बैठना, भागना, ये जो शब्द बन रहे हैं ये शब्द क्या क्रिया को प्रकट कर रहे हैं, क्रिया शब्द को प्रकट कर रहे हैं। अतः ना, नीचे है कर, या, आ, ता जो है क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो शब्द का निर्माण हो रहा है वे शब्द जो है क्रिया का बोध करा रहे हैं। इसके बाद से दूसरा जो विभेद मेरा आता है तदधित प्रत्यय। अभी तक जो हमने पढ़ा वो कृत प्रत्यय का भेद था, अब हम आते हैं तदधित प्रत्यय। हेडिंग डालेंगे और इसके पश्चात लिखते हैं जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्दों जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ते हैं उन्हें तदधित प्रत्यय कहते हैं। नगर, इक जुड़ गया तो ये बन गया आपका नागरिक। गंभीर में ता जुड़ गया तो बन गया गंभीरता। बल में वान जुड़ गया तो ये हो गया आपका बलवान। ये सभी जो हैं तदधित प्रत्यय के उदाहरण हैं। तत्पश्चात तदधित प्रत्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। हेडिंग डालने के पश्चात हम लिखते हैं नंबर 1 संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय और बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। ये सभी लिखने के पश्चात जो है हम नंबर 1 हेडिंग डालते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द किसी संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे को लेफ्ट में खींच लेंगे और यहाँ पर ई, आल, इक और जा, ये 4 जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इनसे बनने वाले शब्द जो हैं वो आपको संबंध
एक संबंध का बोध करा रहे हैं। जैसे ई प्रत्यय से बंगाली, बंगाल के रहने वाले को बंगाली कहते हैं, या बंगाल से संबंध स्पष्ट कर रहा है। आल, नौनिहाल, ससुराल, ये शब्द जो हैं संबंध को प्रकट कर रहे हैं। एक धार्मिक, मार्मिक, सामाजिक, या जा से भतीजा, भांजा, ये सभी शब्द जो हैं एक संबंध बोध कर रहे हैं, संबंध का बोध करा रहे हैं। अतः ये जो है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। तत्पश्चात हम दूसरा हेडिंग डालते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और इसके अंतर्गत आते हैं शब्द के अंत में जुड़कर भाव को अभिव्यक्त करने वाले, यानी कि प्रकट करने वाले शब्द जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे को नेक्स्ट हेडिंग में खींच लेंगे, नेक्स्ट लाइन में, और देखिए यहाँ पर जो है क, दार, कार, गर, ये जो है प्रत्यय के दिए गए हैं नाम। इन प्रत्ययों को जब हम प्रत्ययों से युक्त शब्द को जब हम पढ़ते हैं, जैसे पाठक, तो एक भाव प्रकट हो रहा है। भाव कैसा है? पढ़ने वाला पाठक, लिखने वाला लेखक, कर्ज लेने वाला कर्जदार, ईमानदारी रखने वाला ईमानदार, कलम रखने वाला वस्तु, कलम रखने वाली वस्तु कलमदार, पत्रकार, पत्रकारिता करने वाला। इस प्रकार से ये शब्द हैं। तो ये आपके जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृप्रत्यय तद्धित प्रत्यय में आ जाते हैं। तीसरा, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल जो है कॉपी में लिखना है। तत्पश्चात हम कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में आते हैं, हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत जो है लिखते हैं जिन प्रत्ययों से कार्य के करने का बोध होता है उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है या, आर, वाला, एरा। इन प्रत्ययों को जोड़ने के बाद जो शब्द बन रहे हैं वे कर्ता का बोध करा रहे हैं। जैसे सुखिया, दुखिया, सुनार, चर्मकार, पानी वाला, रिक्शा वाला, या कमेरा, बसेरा, लुटेरा, ये जो सभी शब्द बन रहे हैं ये सभी कर्ता को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। तत्पश्चात हम आते हैं लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघु माने छोटा। हेडिंग डालने के बाद से हम लिखते हैं इसके अंतर्गत, मैंने पूरा अंडरलाइन करके आपको दिखा दिया है लिखने के लिए, वे प्रत्यय जिनसे बनने वाले शब्द से लघुता का बोध हो, छोटेपन का बोध हो, उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे ई, डा, ई, ड़ा, या, ये 3 प्रत्यय हैं। ये पूरा का पूरा कॉपी में आपको लिखना है। इसके पहले वाला जो था ये सारे जो मैंने इंडिकेट कर दिया है पूरा वो पूरा लिखेंगे कॉपी में एग्जाम्पल में। ई प्रत्यय से आता है पहाड़ी। अब पहाड़ का छोटा रूप हो गया पहाड़ी। मेढकी, मेढक से जो छोटा होता है उसको हम कहते हैं मेढकी। तो यहाँ पर लघुता का भाव दिखाई दे रहा है, छोटे होने का भाव दिखाई दे रहा है। लुटिया, लोटा का छोटा रूप लुटिया। कुटीर का छोटा रूप होता है कुटिया। तो ये जो है आपके जो है लघुता का बोध करा रहे हैं। अतः ये लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात हम आते हैं कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों में क्रम का पता चलता है, क्रम 1 2 3, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रमवाचक होता है। तो ऐसे प्रत्यय को हम क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सरा, वा, हरा, गुना, इन प्रत्ययों से बनने वाला शब्द जैसे तीसरा, दूसरा, वा से पाँचवां, 10वां, 6वां, 7वां, हरा से दुहरा, इकहरा, गुना से दुगुना, 3 गुना, इन सभी शब्दों को पढ़ने के बाद से हमें क्रम का पता चल रहा है कि किस क्रम में ये बातें हैं। इकहरा 1, दुहरा 2 गुना, इकहरा 1 गुना या सिंगल, ठीक है। दुहरा का मतलब कि 2 गुना। इकहरा शरीर बोलते हैं ना कि इकहरा शरीर है, ये मतलब कितना भी ये होगा मोटा, तो इसकी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है वो
सिंगल वे का कंस्ट्रक्शन है, तो ये जो है कभी भी उतना ज़्यादा मोटा नहीं होगा। दोहरा वजन का मतलब क्या हो गया, ठीक ना, डबल बॉडी है, ठीक है। यह बॉडी जो स्ट्रक्चर है इसका इकहरे की अपेक्षा जो है थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा रहेगा, ज़्यादा बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो हैं वो क्रमवाचक प्रत्यय में आ जाते हैं। गुणवाचक प्रत्यय की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये सभी मैंने लिख करके दिखाया है, किसको पूरा करना है, किसको पूरा करना है, किस में 3 करना है, ये सब अंडरलाइन करके मैंने आपको दिखाया हुआ है। अभी मैं बात कर रहा था गुणवाचक तद्धित प्रत्यय की। देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है आपको। हेडिंग डालेंगे कॉपी में और लिखते हैं जिन प्रत्ययों से बने शब्द गुण का बोध कराते हैं। गुण मीन्स क्वालिटी। उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे को नेक्स्ट लाइन में ले लेंगे, प्रत्यय और शब्द रूप। इक साप्ताहिक, दैनिक, आ से दूरवा, भूखा, पगला, मान से श्रीमान, बुद्धिमान, इत से आपका आता है हर्षित, रक्षित, पीड़ित, आलू से ईर्ष्यालु, दयालु, किला से रसीला, चमकीला। इन सभी शब्दों को पढ़ने के बाद जो है हमें एक गुण का बोध हो रहा है। जैसे साप्ताहिक, साप्ताहिक सप्ताह भर का जो गुण होता है उसको साप्ताहिक कहते हैं। दिन भर का जो कार्यक्रम होता है उसको दैनिक कहते हैं। यह दिन भर के गुण को बता रहा है। दुर्वा, भूखा, जो व्यक्ति भूखा है उसको भूखा कहते हैं। पगला, जिससे मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। ये सारे जो हैं शब्द गुण को, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाला, दयालु, दया करने वाला, ये सभी गुण को प्रकट कर रहे हैं। अतः इनके लिए प्रयुक्त जो है इक, आ, मान, इत, आलू, इला प्रत्यय जो है ये गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात हम आते हैं स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत देखिए हेडिंग डाल करके कॉपी में लिखते हैं जिन प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंग वाचक हो जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे नेक्स्ट हेडिंग में डाल देंगे अब ई प्रत्यय जोड़ने के बाद से नानी बन गया शब्द। नाना से नानी हो गया, दादा से दादी हो गया, बेटा से बेटी हो गया। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग वाचक शब्द हैं। इसलिए इन प्रत्यय से जो शब्द बन रहा है वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। अतः इन प्रत्ययों को हम स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत ई, इन, आनी, आ ये प्रत्यय हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तत्पश्चात हम आते हैं बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। हेडिंग डालने के बाद से कॉपी में लिखते हैं जिन प्रत्ययों के लगने से शब्द बहुवचन बन जाते हैं उन्हें बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ये पूरा कॉपी में लिखना है, 3 ही एग्जाम्पल हैं। ए, बधू, बधुएँ, माला, मालाएँ, या, गुड़ियाँ, चिड़ियाँ, ए, कच्छे, केले, छाते। तो ये जो प्रत्यय है ए, या, ए, ये प्रत्यय है जो है जोड़ने पर शब्द जो है बहुवचन हो जा रहा है। अतः ये सभी प्रत्यय जो हैं बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात हम कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हिंदी प्रत्ययों का वर्गीकरण। और इसके अंतर्गत लिखते हैं हिंदी में 3 प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 संस्कृत के प्रत्यय, नंबर 2 हिंदी के प्रत्यय और नंबर 3 अरबी फारसी के प्रत्यय। ये तीनों नाम लिखने के पश्चात से नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं संस्कृत के प्रत्यय। और संस्कृत के प्रत्यय हेडिंग डाल करके और इसके अंतर्गत पूरी लाइन लिखते हैं। उपसर्गों की भांति हिंदी में अधिकतर प्रत्यय भी संस्कृत से ही आए हैं। संस्कृत से हिंदी में आए हुए प्रमुख प्रत्यय निम्नलिखित हैं। और ऐसा करने के बाद से जो मैंने टिक मारा है
उसे कॉपी में करना है, और जिसे टिक नहीं मारा है यानी कि शेष पुस्तक में याद करना है, पुस्तक से ही याद करना है, उसे कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात हम दूसरे प्रत्यय की तरफ आते हैं, हिंदी के प्रत्यय। हेडिंग डाल करके और इसके अंतर्गत लिख लेते हैं, हिंदी के अपने प्रत्ययों की संख्या बहुत कम है। हिंदी के कुछ प्रमुख प्रत्यय यहाँ दिए जा रहे हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के प्रमुख प्रत्यय यहीं तक लिखेंगे हम, हिंदी के प्रमुख प्रत्यय यहीं तक लिखेंगे। और इसके बाद से देखिए मैंने हेडिंग करके दिखाया है राइट साइड में दाहिनी तरफ, जो टिक है वो कॉपी में करना है और शेष पुस्तक में करना है। तत्पश्चात हम तीसरा हेडिंग डालते हैं, अरबी फ़ारसी के प्रत्यय। अरबी फ़ारसी के प्रत्यय में हेडिंग डाल करके लिखते हैं, हिंदी में अरबी फ़ारसी के भी कुछ प्रत्यय प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख प्रत्यय निम्नवत हैं। यहाँ पर भी पुनः देखिए मैंने जो है आपको जो टिक मारा है वो कॉपी में करना है और शेष पुस्तक से याद करना है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इन सभी शब्दों से, इन सभी प्रत्ययों से चार चार प्रत्यय दिए गए हैं। मैंने शुरू में ही आपको जो है दिखाया है, जब संस्कृत के प्रत्यय लिख रहे थे तो वहीं पर मैंने लिखा है आपको 3। देखिए यहाँ पर मैंने लिख करके आपको दिखाया है, संस्कृत के प्रत्यय में 3, यानी कि ये जो शब्द, इन प्रत्ययों से जो शब्द बन रहे हैं उनमें से 3 शब्द जो है हमको कॉपी में लिखना है। तत्पश्चात जो है आते हैं हम अरबी फ़ारसी के प्रत्यय, इसकी भी चर्चा हमने कर ली है। तत्पश्चात हम आते हैं नोट हेडिंग डाल करके लिखेंगे, कुछ शब्दों में प्रत्यय के साथ साथ उपसर्ग भी जुड़े होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। देखिए कुछ शब्दों में प्रत्यय के साथ साथ उपसर्ग भी जुड़े रहते हैं, जैसे शब्द, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है अकथनीय। अकथनीय में अ उपसर्ग है, कथन मूल शब्द है और ईय जो है प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो है प्रत्यय और उपसर्ग दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, ये सारे शब्द जो है वो कॉपी में लिखने हैं, याद करना है। इस पूरे पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की चीज़ें हैं, केवल डेफिनेशन के तौर पर जो है वो उपसर्ग की डेफिनेशन और प्रत्यय की डेफिनेशन, साथ ही साथ जो उनके विभेद हैं, विभेद में जैसे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, उनकी डेफिनेशन, जैसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, ठीक ना। कर्मवाचक प्रत्यय क्या है, कर्णवाचक प्रत्यय क्या है, ठीक है ना। तो ये जो डेफिनेशंस हैं यही याद करने के लिए है। बाकी जो समझने की चीज़ें हैं, बाकी जो शब्द हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। तत्पश्चात देखिए आओ दोहराएं, यह जो शब्द है ये पहले जो पढ़ाए गए इस चैप्टर के अंतर्गत संदर्भ हैं उनका एक सूक्ष्म रूप है, जिसे कि याद करके समझने का प्रयास करेंगे। आओ कुछ करें, आओ कुछ करें में यह बुक अभ्यास प्रश्न है। पाठ के अंतर्गत जितनी छोटी बड़ी चीज़ें आई हैं उनका एक परीक्षण है। वैसे मैंने इसको सॉल्व करके आपको भेजा है, परंतु इसे अभ्यास के तौर पर आप कॉपी में लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे, लेकिन उसके आंसर को टिक नहीं लगाएंगे। और ऐसा कर लेने के बाद आप जो है इसको आंसर लिखेंगे, टिक लगाएंगे, आंसर लिखेंगे, भरने वाला करेंगे और
ऐसा करने के बाद से पुनः बुक से रेफ़र करके उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद से अपना मूल्यांकन करेंगे कि मेरी जो तैयारी चल रही है वह किस स्तर तक की तैयारी है, कितने और तैयारी की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों का ध्यान देंगे, तैयारी करेंगे और लाभ उठाएंगे। यहाँ पर एक शब्द जो है छूट गया है, लेख। अब लेख से देखिए, लेख से यहाँ पर कई शब्द बन सकते हैं, क्योंकि प्रत्यय जोड़ना है तो लेख से आपका लेखनी, लेख से लेखनी बन जाएगा, लेख से लेखिका बन जाएगा। ठीक है, ये गलती से मुझसे छूट गया है। और ये प्रश्न 6 जो है ये कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही हेडिंग डाल करके लिखने के लिए बोल दिया है। तो यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।